गुड मॉर्निंग एवरीवन। और जैसा कि अब बिहार बोर्ड के एग्जाम्स आज से स्टार्ट हो गए हैं ना, और बहुत जल्दी आपके कॉमर्स के भी पेपर शुरू हो जाएंगे। तो आज मैं आप सबके सामने बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर लेके आया हूँ अकाउंटेंसी का। और यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस दिए गए हैं मॉडल पेपर में, और इसके साथ ही साथ उन क्वेश्चंस के द्वारा ही हम कंसेप्ट्स को सीखने की भी कोशिश करेंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं मेरे सामने इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 का मॉडल सेट है आईकॉम का अकाउंटेंसी। तो आज बेसिकली हम लोग ऑब्जेक्टिव पार्ट को डिस्कस करेंगे कि जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है हमारा, है ना, उसमें टोटल कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, और जो भी क्वेश्चंस मॉडल पेपर में दिए गए हैं उसके आंसर्स प्रोबेबल क्या हो सकते हैं और कैसे हम उन्हें सॉल्व करेंगे। तो जो पूरा आपका पेपर है ये दो सेक्शंस में बेसिकली क्या है, डिवाइडेड है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए जो है आपका ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव पार्ट है, और सेक्शन बी जो है ये क्या है, सब्जेक्टिव है। यानी कि यहाँ आपको ऑप्शनल क्वेश्चन रहेंगे और यहाँ आपको आंसर्स जहाँ पे आपको फुल फ्लेज आंसर्स देने होंगे वो सब्जेक्टिव पार्ट होंगे। तो सेक्शन ए में जो आपको टोटल क्वेश्चंस मिलेंगे वो होंगे 100, जिसमें आपको करना कितना होगा, तो आउट ऑफ विच 50 क्वेश्चन, जो आपको 50 क्वेश्चंस होंगे वो बनाने होंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से सवाल दिए गए हैं। जो पहला सवाल है हमारे सामने वो ये है कि आय एवं व्यय खाते में लिखा जाता है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट्स रिकॉर्ड्स। तो आय और व्यय खाते क्या लिखता है, क्या वो कैश रिसीट पेमेंट्स को लिखता है, क्या ऑल क्रेडिट रिसीट एंड पेमेंट, ऑल कैश एंड क्रेडिट रिसीट एंड पेमेंट, नन ऑफ दिस। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ये रिकॉर्ड करता है एक्सपेंसेस को, है ना, और इनकम को, जो भी एनपीओ से जुड़े हुए हैं। अब कैश रिसीट एंड पेमेंट ये तो है नहीं, क्रेडिट रिसीट एंड पेमेंट ये भी नहीं है ना। तो बेसिकली यहाँ पे बात की गई है रिसीट और पेमेंट की, जबकि हमें क्या चाहिए, एक्सपेंस और इनकम। तो वो क्या कि कोई ऑप्शन में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। इसके बाद से जो अगला सवाल है वो है कि विशिष्ट दान है, तो विशिष्ट दान क्या है। तो विशिष्ट दान देखिए, अगर कोई विशिष्ट, कोई भी अगर आपको पैसा कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए में से, किसी खास काम के लिए, किसके लिए, खास काम के लिए, तो इसका जो नेचर हो जाता है वो पूंजीगत हो जाता है। और पूंजीगत जैसे ही ये बना तो ये क्या बन गया, इट्स अ कैपिटल रिसीट। ठीक है, जैसे कि अगर स्पेसिफिक डोनेशन है या स्पेसिफिक सब्सक्रिप्शन है या स्पेसिफिक ग्रांट्स है तो सबके सब आपके क्या होंगे, कैपिटल रिसीट्स माने जाएंगे। इसके बाद से जो अगला सवाल है हमारा वो कह रहा है कि आय एवं व्यय खाते में लेन देन दर्ज करने के लिए लिखे जाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स रिकॉर्ड ट्रांजेक्शंस ऑफ। तो ऑलरेडी जब हम बात कर रहे हैं इनकम और एक्सपेंडिचर की, है ना, आय की और खर्च की, तो कैपिटल नेचर तो नहीं हो सकता है, पूंजीगत का नहीं होगा, है ना। वो हमारा क्या होगा, इट्स ऑफ रेवेन्यू नेचर ओनली। केवल आयगत प्रकृति के जो भी आय और व्यय होते हैं उन्हें हम आय व्यय खाते में क्या करते हैं, लिखते हैं। अगला जो सवाल है, प्राप्तियन भुगतान खाता है, व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नाम मात्र का खाता, इनमें से कोई नहीं। व्यक्तिगत खाता जो व्यक्ति से जुड़ा होता है, जैसे राम मोहन, है ना। वास्तविक खाता जो हमारे संपत्ति से जुड़ा है, किससे जुड़ा है, एसेट से। नाम मात्र के खाता क्या हो गया आपका, जो कि जुड़ा हुआ है किससे, एक्सपेंस से, इनकम से। तो यहाँ पे बात की गई है प्राप्तियन भुगतान खाते की। प्राप्तियन भुगतान खाता जो है हमारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इसमें बेसिकली हम किसको दिखाते हैं, पैसे को। और कैश आप जानते हैं कि क्या है, एक रियल अकाउंट है। तो अगर कैश रिसीट एंड कैश पेमेंट रिकॉर्ड हो रहा है और कैश खुद में रियल अकाउंट है, तो मेरा प्राप्तियन भुगतान खाता भी क्या हो जाएगा, वास्तविक खाता हो जाएगा। आंसर इज रियल अकाउंट। इसके बाद से है कि सचिव को अगर मानदेय का भुगतान दिया गया, मानदेय का अर्थ होता है कि अगर किसी के मान सम्मान में अगर आप कोई पेमेंट करते हैं, है ना, तो उसको मानदेय कहते हैं। अब ये एक नॉर्मल खर्चा है किसी भी एनपीओ के लिए। पेमेंट ऑफ होनोरियम जो है इट्स अ नॉर्मल एक्सपेंडिचर, और नॉर्मल यानी कि डे टू डे हो गया, तो वो क्या बन गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक है, लाभ न कमाने वाली संस्था का मुख्य उद्देश्य होता है, तो मुख्य उद्देश्य क्या होगा, समाज की सेवा करना। अगर लाभ नहीं कमाना है तब क्या कर रहे हैं, समाज की सेवा ही ना करोगे, है ना।
सवाल 7वां कह रहा है कि पूंजी कोष की गणना की जाती है, कैपिटल फंड इज कैलकुलेटेड। तो देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, कैपिटल फंड और कैपिटल दोनों एक ही चीज है। और कैपिटल बेसिकली क्या है, तो ये आपका डिफरेंस होता है किसका, एसेट माइनस लायबिलिटी का। अगर आप एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कैपिटल मिल जाएगा। तो इस हिसाब से आंसर क्या होता है, बी। 8वां सवाल कह रहा है कि प्राप्ति एवं भुगतान खाते सामान्यता दर्शाते हैं, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट यूजुअली इंडिकेट सरप्लस डेफिसिट, कैश बैलेंस, कैपिटल फंड, नेट प्रॉफिट एंड लॉस। भाई सरप्लस डेफिसिट फायदा नुकसान तो दिखाएगा नहीं, कैपिटल फंड भी नहीं दिखाएगा, वो हमें क्या दिखाता है, कैश का बैलेंस की साल के शुरू में पैसा कितना था हमारे पास और अंत में कितना पैसा बच रहा है। इसके बाद से जो 9वां सवाल है वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज शोन इन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट पैसा से जुड़ा हुआ है, पैसा का आना और जाना। आउटस्टैंडिंग सैलरी, इसमें पैसा नहीं आएगा। डेप्रिसिएशन भी पैसा से जुड़ा हुआ ट्रांजेक्शन नहीं है ना। अक्रूड सब्सक्रिप्शन यानी कि आपका जो इनकम है बाकी है, इसमें भी पैसा नहीं है, तो पैसा आया कहाँ, लाइफ मेंबरशिप फी में। आंसर क्या हो गया, लाइफ मेंबरशिप फी। 10वां जो सवाल है, इनमें से कौन आय नहीं है, इनमें से कौन आय नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनकम, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, सेल ऑफ टिकट, एंडोमेंट फंड। देखिए सब्सक्रिप्शन क्या है, वो पैसा जो भी मेंबर होते हैं एनपीओ के, जो हर साल पैसा देते हैं उसको सब्सक्रिप्शन कहते हैं। डोनेशन जो है वो भी आपको दान के रूप में समय समय पे मिलता रहता है। अगर सेल ऑफ टिकट है, मान लो जैसे क्रिकेट क्लब आपका एनपीओ है तो हमेशा मैच खिलाएगा, वहां पे हमेशा टिकट सेल होंगे, तो ये भी आपका, तो आपका ए हो चाहे बी हो चाहे सी हो, तीनों के तीनों आपके क्या है, इनकम है। लेकिन जो एंडोमेंट फंड है ये कैपिटलाइज नेचर का है। कोई भी फंड अगर लगा हुआ है तो वो क्या हो जाता है, वो कैपिटलाइज नेचर का हो जाता है। और जैसे ही कैपिटलाइज नेचर का होगा वो इनकम नहीं होगा, इट्स अ कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, एंडोमेंट फंड। इसके बाद से जो 11वां सवाल कह रहा है वो कह रहा है कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ, किसका समरी है, तो ऑल कैपिटल रिसीट एंड पेमेंट, ऑल रेवेन्यू रिसीट एंड पेमेंट, ऑल रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीट एंड पेमेंट। जी हाँ, सी। क्योंकि पैसा का आना और पैसा का जाना, चाहे वो कैपिटलाइज हो चाहे वो रेवेन्यू हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद से अगर हम अगला सवाल देखें तो साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार पाने का हकदार नहीं है। अगर मान लीजिए पार्टनरशिप डीड नहीं है, साझेदारी संलेख नहीं है, तो पार्टनर को क्या नहीं मिलेगा, है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, सैलरी नहीं मिलेगा या कमीशन नहीं मिलेगा। यहाँ पे ऑप्शंस थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हैं। साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार पाने का हकदार नहीं है, तो भाई उसको पूंजी पर ब्याज भी नहीं मिलता है, उसको वेतन भी नहीं मिलता है और उसको कमीशन भी नहीं मिलता है। तो इनमें से कोई नहीं, ये तो ऑप्शन नहीं होना चाहिए, उपरोक्त सभी होना चाहिए था। यहाँ पे ऑप्शन एक्चुअली बिहार बोर्ड ने कुछ गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए था ऑल ऑफ दी अबव, चारों के चारों, क्योंकि चारों का चारों नहीं मिलेगा ना, उसको हम पूंजी पर ब्याज देंगे, ना ही वेतन देंगे, ना ही कमीशन देंगे। अगर आपका साझेदारी संलेख नहीं है तो इनमें से कुछ भी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई भी आइटम प्रोवाइड नहीं करा जाएगा। इनमें से कौन साझेदारी की विशेषता नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ पार्टनरशिप, एग्रीमेंट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, लिमिटेड लायबिलिटी, टू और मोर देन 2 पर्सन। देखिए यहाँ पे क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी फीचर नहीं होगा, क्योंकि लिमिटेड लायबिलिटी जो है तो आपके क्या हो गया, अब यहाँ पे एक समस्या आ गया ना, लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड होती है, तो रिस्क है बिजनेस करने में, तो ये आपके लिए एक फीचर नहीं बनता, एक डिमेरिट बन जाता है। ठीक है, जो अगला सवाल है वो है फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज, जो फर्म है, जो व्यापार है, उसके लिए पूंजी पर ब्याज क्या है, इट्स अ कैपिटल रिसीट, इट्स अ कैपिटल पेमेंट, इट्स इनकम और इट्स लॉस। तो इट्स लॉस, क्योंकि फर्म को देना पड़ेगा, किसको, जो भी पार्टनर है, मेंबर है, उनको। 15वां सवाल हमें ये कह रहा है द ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड विथ, जो ओपनिंग बैलेंस होता है उसको क्रेडिट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, शेयर इन लॉस। तो देखिए एक बात समझ लीजिए, जब भी पार्टनर का कैपिटल क्रेडिट होगा यानी कि वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और इनमें से आप सोचो ना, किस आइटम के चलते पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चलते, हाँ बढ़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से घटेगा, ड्रॉइंग से घटेगा, शेयर ऑफ लॉस से भी क्या होगा, घटेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन
कैपिटल। अगला जो सवाल है वो कह रहा है कि इन द एसेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन टू द पार्टनर। भैया कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे, अगर पार्टनरशिप डीड ही नहीं है तो इंटरेस्ट का पेमेंट होता ही नहीं है, तो फिर परसेंटेज की बात ही नहीं आएगी। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 17, चालू खाता है, करेंट अकाउंट इज अ, यार पर्सन का है, पर्सनल अकाउंट होगा, पर्सन से जुड़ा हुआ है तो क्या होगा, पर्सनल ही अकाउंट होगा ना। साझेदारों की पूंजी पर ब्याज है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्सपेंडिचर, एप्रोप्रिएशन भैया, विनियोजन। विनियोजन का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जब प्रॉफिट होगा तो देंगे और प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं देंगे। ऐसा नहीं है कि अगर बिजनेस में लॉस हो रहा है और पार्टनर्स को इंटरेस्ट का पेमेंट किया जाएगा, जी नहीं। इंटरेस्ट का पेमेंट तभी होगा जब बिजनेस में क्या हो, फायदा हो। इसीलिए क्या है, इंटरेस्ट ऑन जो आपका कैपिटल है वो क्या है, एक एप्रोप्रिएशन है। साझेदारों का फर्म से संबंध होता है, स्वामी का, एजेंट का, स्वामी एजेंट का, प्रबंधक का। तो देखिए जो रिलेशन है ना पार्टनर का फर्म के साथ, वो दोनों है, वो उसका मालिक भी और उसका एजेंट भी है। मालिक इसलिए क्योंकि उनके ही पैसे से बिजनेस चल रहा है, और एजेंट इसलिए क्योंकि बिजनेस के बिहार पे उसको क्या करना होता है, काम करना पड़ता है। साझेदारों का दायित्व तो होता है, तो भाई साझेदारों का दायित्व तो क्या होता है, पार्टनरशिप बिजनेस में हम जानते हैं कि उनका जो दायित्व है, जो उनकी लायबिलिटी होती है वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। यानी कि अगर कल को व्यापार के जो भी संपत्ति हैं वो पूरा ना पड़े तो पार्टनर्स का जो भी पर्सनल एसेट होगा, जो भी निजी संपत्ति होगा, उसको भी यूज कर लिया जाएगा, किस लिए, व्यापार के हानि के भुगतान के लिए। ठीक है। 21वां सवाल जो हमारे सामने है वो कह रहा है कि प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज। तो देखिए पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्ट्रेशन ही क्या है आपका, कंपलसरी नहीं है, तो फिर एग्रीमेंट जो, लेकिन देखो यहाँ पे क्या है कि एग्रीमेंट जो वर्ड है यहाँ पे, तो एग्रीमेंट आप जानते हैं कि ओरल भी होता है और रिटेन भी होता है। रिटेन को ही हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं, रिटेन को ही हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं, है ना। तो देखिए जो एग्रीमेंट है ये कहीं ना कहीं आधार है किसका, व्यापार का। मतलब मान लो मैं और मेरा एक फ्रेंड, दो चार लोग मिलके व्यापार करें तो कुछ तो डिसाइड होगा ना उनके बीच में, भले ही वो ओरली हो। ठीक है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आंसर कंपलसरी जाएगा, है ना। हाँ अगर सवाल ये पूछता कि रिटेन पार्टनरशिप डीड, तो वो वॉलंटरली होता, मतलब पार्टनर की इच्छा पे होता, लेकिन कोई ना कोई एग्रीमेंट तो होगा, वो तो ओरली हो चाहे रिटेन हो, क्योंकि उनके बिना काम चलने वाला नहीं। जनरल रिजर्व अकाउंट ऑलवेज शो, सामान्य संचय खाता क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा भाई। सामान्य संचय क्या है आपका, जनरल रिजर्व है क्या, जो भी प्रॉफिट का पैसा है जिसको आपने अलग रखा था, पार्टनर्स ने उसको रख लिया कि चलो बाद में फ्यूचर में कभी जरूरत पड़ेगा तो यूज करेंगे, है ना। तो यार जब प्रॉफिट का पैसा है, प्रॉफिट इज अ क्रेडिट आइटम, तो मेरा जो जनरल रिजर्व होगा वो भी क्या हो जाएगा, उसका भी क्रेडिट बैलेंस होगा। इसके बाद से आपको कह रहा है सवाल कि पुनर्मूल्यांकन खाते में क्रेडिट पक्ष के डेबिट पक्ष पर अधिकय को कहते हैं एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर द डेबिट साइड इन द रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो अगर क्रेडिट रिवैल्यूएशन अकाउंट है, कौन सा अकाउंट बाबू, इट्स अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का क्रेडिट साइड क्या दिखाएगा, तो प्रॉफिट दिखाएगा या इनकम दिखाएगा, है ना। और डेबिट साइड क्या दिखाएगा, तो एक्सपेंस या लॉस को दिखाएगा। तो अगर आपका क्रेडिट साइड ज्यादा होगा तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, है ना। अगला जो सवाल है 24 नंबर, वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन से होता है। तो अगर लाभ विभाजन अनुपात बदल जाएगा तो फर्म का पुनर्गठन हो जाएगा। चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर रिजल्ट्स इन द रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। क्योंकि जैसे ही लाभ हानि विभाजन खाता बढ़ेगा ना, चेंज होगा, तो उनका जो हक है संपत्ति के ऊपर, लायबिलिटी के ऊपर, ये भी तो चेंज हो जाएगा, है ना। तो लगभग लगभग सारी चीजें आपको क्या करनी पड़ेंगी, फिर से रीअरेंज करनी पड़ेंगी। दैट मीन्स कि फर्म का क्या होगा, पुनर्गठन होगा, फिर से गठन करना पड़ेगा। साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अलिखित दायित्व को लेखा करने पर होगा। ऑन द रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। तो यार लायबिलिटी आएगा तो क्या होगा, फिर लॉस ही ना होना है ना। जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनको लॉस होगा, क्योंकि आपके ऊपर नई लायबिलिटी अराइज हो गई।
अगला सवाल है गुडविल इज, ख्याति है यार। तो देखो ख्याति नाम का कोई संपत्ति तो होता नहीं कि उसको घर के ऊपर या बिल्डिंग के ऊपर लगा देंगे, है ना। इसका मूर्त रूप नहीं होता है, इसका अमूर्त रूप होता है, इसलिए क्या होगा, एक इनटेंजिबल एसेट होगा, है ना। ख्याति को आप देख नहीं सकते हैं। सामान्य लाभ पर औसत लाभ के अधिकय को कहलाता है द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट, सुपरमैन कौन होता है, जो नॉर्मल मैन से ऊपर हो, है ना। तो जो भाई एवरेज प्रॉफिट से ऊपर आप कमा रहे हो, यानी कि जो नॉर्मल प्रॉफिट का से ऊपर जितना आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाए, वो मेरा क्या हो गया, सुपर प्रॉफिट हो गया, एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट। 28वां सवाल हमें कह रहा है कि पुनर्मूल्यांकन पर लाभ या हानि को वहन करते हैं। प्रॉफिट और लॉस इज बॉन्ड बाय द ओल्ड पार्टनर्स, न्यू पार्टनर, ओनली टू पार्टनर और ऑल पार्टनर। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर नहीं है। क्लियर इसलिए नहीं है क्योंकि प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवोल्यूशन इज बॉन्ड बाय, अब रिवोल्यूशन का कौन सा एडमिशन है ना, या रिटायरमेंट है, ये तो क्लियर है नहीं। तो भाई देखो अगर एडमिशन होगा तो ओल्ड पार्टनर्स हो जाएगा, ठीक है। अगर एडमिशन होगा तो क्या होगा, ओल्ड पार्टनर होगा, और अगर रिटायरमेंट होगा तो ऑल पार्टनर होगा, ठीक है। ये बात याद रखना आप लोग। नए शेयरदार द्वारा ख्याति की राशि नगद लाने पर पुराने शेयरदारों द्वारा बांटी जाती है। द शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर इन कैश शेयर्ड बाय ओल्ड पार्टनर। तो भाई मान लो कि अगर सी नया पार्टनर आ रहा है, तो सी जो गुडविल का पैसा लाएगा वो पुराने पार्टनर को किस में मिलेगा, जितना वो त्याग करेंगे ना, जितना छोड़ेंगे उतना उनको मिलेगा, तो किस में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। अगला जो सवाल है हमारे सामने वो है कि संचित लाभ और संचय का हस्तांतरण किया जाएगा। The accumulated profit or reserves are transferred to, तो कहाँ ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में, बैंक अकाउंट में, नॉन ऑफ दीज। तो देखो रियलाइजेशन में रिजर्व एंड प्रॉफिट को नहीं भेजते, उसमें एसेट और लायबिलिटीज को भेजते हैं। बैंक अकाउंट में भी नहीं जाएगा, सीधे पार्टनर को मिलता है, और वो कहाँ जाएगा, उनके कैपिटल अकाउंट में जाएगा, है ना। शेयरदार के अवकाश ग्रहण करने पर ख्याति की पूरी राशि किसके पूंजी में क्रेडिट की जाएगी। ऑन द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर फुल अमाउंट ऑफ गुडविल कैन बी क्रेडिटेड इन विच कैपिटल अकाउंट, ठीक है। रिटायरिंग पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर्स, ऑल पार्टनर, तो भैया रिटायरिंग पार्टनर वो जा रहे हैं तो उनको उनके गुडविल का पैसा दे दिया जाएगा। सामान्य संचय की राशि को सभी शेयरदारों के बीच पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है, नए लाभ अनुपात में, पूंजी के अनुपात में, पुराने लाभ हानि अनुपात में, इनमें से कोई नहीं। द अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन, ठीक है। तो उसको हम लोग करते हैं ट्रांसफर किसमें, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो भी उनका पुराना प्रॉफिट रेशियो है उसमें उनको बांट देंगे। शेयरदारों की संयुक्त जीवन पॉलिसी एक खाता है, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ अ पार्टनर इज एन अकाउंट, है ना। तो ये हमारे लिए क्या है, एसेट है, क्योंकि इसके बदले पैसा क्या होगा, फ्यूचर में मिलेगा, ठीक है। तो इट्स एन एसेट अकाउंट। ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर फाइनल पेमेंट आर मेड थ्रू कैपिटल अकाउंट, एग्जीक्यूटर अकाउंट, करेंट अकाउंट, नॉन ऑफ दिस। यार देखो जब तुम्हारा साझेदार मर गया है ना, तो जो फाइनल पेमेंट होता है वो किसको होता है, उसका एग्जीक्यूटर को होता है। वो तो गया ना ऊपर, तो उसका जो कैपिटल अकाउंट बनेगा, उसका जो भी बैलेंस आएगा उसका एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और फिर उसके एग्जीक्यूटर को पेमेंट किया जाएगा, क्योंकि उनको तो पेमेंट हम दे नहीं सकते हैं, है ना, वो तो चले गए। तो यहाँ पे फाइनल पेमेंट किसको होगा, एग्जीक्यूटर को होगा। अगला सवाल ये कहता है कि मृतक साझेदार की देय राशि चुकाई जाती है उसके पिता को, दोस्त को, पत्नी को, उत्तराधिकारी को। भाई एग्जीक्यूटर अकाउंट, अब जो भी एग्जीक्यूटर होगा उसका फादर और वाइफ और फ्रेंड हो, उसको क्या किया जाएगा, पेमेंट कर दिया जाएगा। वसूली खाता है, रियलाइजेशन अकाउंट इज इट्स अगेन अ नॉमिनल अकाउंट, इट्स अगेन अ नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि हम निकालते हैं यहाँ पे कि जो फर्म को बंद करके कितना फायदा हुआ या कितना नुकसान हुआ। A firm can voluntarily be dissolved by the partners on the majority basis, on 3/4 members decision, on 1/2 member decisions, none of the this। तो मेजोरिटी के बेसिस पर हम क्या कर देंगे, फॉर्म को डिसॉल्व कर देंगे। जब कोई साझेदार किसी बाह्य दायित्व के भुगतान का दायित्व लेता है तो खाता क्रेडिट किया जाता है। When a partners take responsibility to make payment
ऑफ एनी आउटसाइड लायबिलिटी ऑफ द फर्म द अकाउंट क्रेडिटेड विल बी। तो भैया अगर पार्टनर ये ले रहा है ना कि मैं पेमेंट कर दूंगा लायबिलिटी का, तो पार्टनर फ्री में नहीं करेगा, उससे उसका क्या होगा, कैपिटल बढ़ेगा। इसीलिए क्रेडिट किसको किया जाएगा, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को। क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया था कि कैपिटल जब भी बढ़ता है क्रेडिट, घटता है डेबिट। तो तुम लायबिलिटी लोगे तो उसके बदले बोलोगे ना कि भाई मेरे कैपिटल में जोड़ दो, है ना। तो पार्टनर पार्टनर कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अगला जो सवाल है वो है कि फर्म के समापन पर होने वाले व्यय को कहते हैं, एक्सपेंस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इज कॉल्ड। तो अगर आप फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं यानी एसेट्स रियलाइज कर रहे हैं, और रियलाइज करने के खर्च को क्या कहेंगे, रियलाइजेशन एक्सपेंस कहेंगे। ठीक है। फर्म के विघटन पर साझेदार के ऋण खाते को हस्तांतरित किया जाता है। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म पार्टनर्स लोन अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट, नॉन ऑफ दिस। बाबू देखो, पार्टनर का जो लोन अकाउंट होता है ना, अगर पार्टनर ने फर्म को क्या दिया है, लोन दिया है, पार्टनर ने फर्म को क्या दिया है, लोन दिया है, तो उसको सीधे क्लोज करते हैं बैंक अकाउंट से, सीधे डायरेक्ट पेमेंट करेंगे और एंट्री करते हैं पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पेमेंट करके काम क्या खत्म, तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। फर्म के विघटन के समय संपत्तियों का पुस्तकीय मूल्य वसूली खाते के किस पक्ष में लिखा जाता है। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बुक वैल्यू ऑफ एसेट इज रिकॉर्डेड ऑन विच साइड, डेबिट साइड। डेबिट साइड लाके क्लोज करते हैं, एसेट्स को डेबिट साइड और लायबिलिटीज को क्रेडिट साइड। फर्म के विघटन के समय साझेदारों की पूंजी खाती के क्रेडिट शेष का भुगतान किया जाता है। पेमेंट ऑफ क्रेडिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर इज मेड टू। अभी पार्टनर जिंदा है तो यहाँ उसी को मिलेगा। फर्म के विघटन पर अब लिखित संपत्ति के विक्रय से प्राप्त राशि को क्रेडिट किया जाता है। ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म अमाउंट रिलाइज फ्रॉम एन अनरिकॉर्डेड एसेट। तो अनरिकॉर्डेड एसेट से पैसा आएगा, कहाँ जाएगा, रिलेशन अकाउंट में जाएगा। ठीक है, पैसा आ गया, रिलेशन अकाउंट में क्रेडिट कर दो। क्वेश्चन नंबर 44, समापन व्ययों को वसूली खाते में किस पक्ष में लिया जाता है। तो भाई खर्च है ना, अब खर्च क्या होगा, डेबिट ही होगा में से। रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इसकी जो एंट्री होती है रियलाइजेशन एक्सपेंस के लिए। इसके बाद से 45वां क्वेश्चन कह रहा है ऋण पत्रों पर देय जो ब्याज है, तो इंटरेस्ट पेबल ऑन डिवेंचर इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड, नॉन ऑफ द अबव। भैया चार्ज है, इंटरेस्ट अगर आपको पे करना है ना डिवेंचर्स पे, तो प्रॉफिट हो चाहे नहीं हो आपको देना पड़ेगा, और ये क्या बन गया, एक चार्ज बन गया। अगला सवाल जो आपके सामने है कि ऋण पत्रों के निर्गमन से प्राप्त राशि, अमाउंट रिसीव फ्रॉम द इश्यू ऑफ डिवेंचर इज कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट, नन ऑफ दीज। इट्स अ कैपिटल रिसीट, क्योंकि बार बार जारी नहीं करते हैं। ऋण पत्रों के निर्गमन पर कटौती, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर इज फिक्स एसेट, करेंट एसेट, रियल एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट। यार फिक्स एसेट तो होगा नहीं, करेंट एसेट भी नहीं होगा और रियल एसेट भी नहीं होगा, ये फिक्टिशियस एसेट होगा। क्योंकि यहाँ पे आपका जो भी डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर है इसको बाद में राइट ऑफ करना पड़ेगा प्रॉफिट से, तो इस बिकम माई फिक्टिशियस एसेट, कृत्रिम एसेट। आप अपने डिस्काउंट को, अपने लॉस को, अपने खर्च को संपत्ति के रूप में नहीं दिखा सकते, और अगर दिखा रहे हो तो वो आपके लिए कृत्रिम संपत्ति है, वो असली में आपके लिए संपत्ति नहीं है। क्वेश्चन जो आपका 48 है वो कह रहा है ऋण पत्रों पर विमोचन नहीं किया जा सकता, डिवेंचर्स कैन नॉट बी रिडीम एट डिस्काउंट। अब तुम सोचो ना यार, कोई आदमी पागल ही ना होगा। डिवेंचर क्या है, लोन है। अब तुम कंपनी को 100 रुपए का लोन दो, अब कंपनी बोलेगी ठीक है आपको 80 रुपए हम वापस कर देंगे, क्या आप कभी लेंगे, नहीं, कभी नहीं लेंगे। तो डिवेंचर्स कभी भी रिडीम नहीं होते हैं, किस पे, डिस्काउंट पे। क्वेश्चन नंबर 49, कंपनी के समापन पर ऋण पत्रों के मूलधन की वापसी की जाती है। ऑन लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ डिवेंचर इज रिटर्न फर्स्ट ऑफ ऑल, लास्ट ऑफ ऑल, बिफोर इक्विटी कैपिटल, नॉन ऑफ दिस। भाई डिवेंचर जो है ना एक आउटसाइड लायबिलिटी है। डिवेंचर क्या है, आउटसाइड लायबिलिटी, और आउटसाइड लायबिलिटी का पेमेंट कभी भी इक्विटी वाले से पहले होगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे किसको, डिवेंचर वाले को पैसे। और आज का अंतिम सवाल आज के सेशन का कि ऋण पत्रों के निर्गमन पर दिए जाने वाला बट्टा किस प्रकृति का होता है। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर इज ऑफ विच नेचर, रेवेन्यू लॉस, कैपिटल लॉस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नन ऑफ दिस। ये कैपिटल लॉस है क्योंकि ये बार बार नेचर का नहीं है ना, तो इट्स अ कैपिटल लॉस।
तो आज के सेशन में हमने 50 क्वेश्चंस को क्या किया, कवर कर लिया, जो कि आपके मॉडल पेपर 2022 के थे। इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपका कोई सजेशन है कि आपको किसी पार्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए या एग्जाम रिलेटेड कोई मदद चाहिए, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जो बाकी के नेक्स्ट 50 सेक्शंस है, इट विल बी अपलोडेड टुमारो। थैंक यू।